मिसाइलों की बौछार शुरू कर दी। 5वें दिन भी इजराइल कर रहा है ईरान पर अटैक। एक के बाद एक ऐसी जगहों को चुना जा रहा है और ऐसा लगता है कि उसने पहले से यह तय कर लिया था कि फेज वाइज उसे ये काम करना है। पहले फेज में वो क्या करेगा, दूसरे में क्या करेगा, और ऐसा लग रहा है कि अपनी योजना को वो प्लानिंग जैसा उसने किया था उसी हिसाब से अंजाम दे रहा है। और इजराइल की आर्मी का बहुत बड़ा दावा कि 5 दिन में दूसरी बार ईरानी आर्मी चीफ की हत्या कर दी है उसने। चीफ बनने के 4 दिन बाद ही अली शादमानी की हत्या कर दी गई। अली शादमानी मारे गए, शुक्रवार को मारे गए थे मेजर जनरल गुलाम अली राशिद, और अब शादमानी की बारी आ गई। शादमानी के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो खामेनेई के बेहद करीबी थे, विश्वास पात्र थे, और इसीलिए गुलाम अली राशिद के बाद उनको ये कुर्सी दी गई थी। लेकिन ऐसा तय कर लिया लगता है इजराइल ने कि कोई भी जो ऊंची कुर्सी में बैठेगा उसको उस ऊंचाई से और ऊंचे भेज दिया जाएगा। बहरहाल अगली खबर भी देख लीजिए। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बहुत बड़ा बयान। अगली खबर फ्लैश कीजिए। खामेनेई की हत्या से ही जंग रुकेगी, नेतन्याहू ने कहा। इससे संघर्ष और बढ़ेगा नहीं, खत्म हो जाएगा, नेतन्याहू ने कहा। नेतन्याहू ने खामेनेई को बताया सबसे बड़ा दुश्मन। ये बातें किधर जा रही हैं? ये क्या वाकई अब चीजें ऐसा है जो अब नियंत्रण से बाहर चली जाएंगी? ये तनाव और ज्यादा फैलेगा क्या? ईरान में क्या होने वाला है? ईरान में क्या अब वो होगा? ये कहते हैं लाइफ टेक्स अ फुल सर्कल। क्या ईरान के मामले में ये अब होने वाला है? हमारे साथ मेजर गौरव आर्य जुड़ रहे हैं, आज बाहर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं कहीं से। बहुत स्वागत है आपका मेजर साहब। एयर मार्शल पीके श्रीवास्तव हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, और कर्नल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। कर्नल शैलेंद्र, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं जरा ये समझना चाहता हूं कि ईरान हर गुजरते दिन के हिसाब से सिनेरियो ईरान इजराइल मामले में क्या दिखाई दे रहा है? मेजर गौरव। दिनेश, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बताता हूं, सिंपल सी बात है, इंटेंट और कैपेबिलिटी 2 चीजें हैं जो हमें याद रखनी है। और ये नेतन्याहू कह क्यों रहे हैं ये भी मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं। देखिए, कोई भी काम मुकम्मल अगर करना है तो आपके पास इंटेंट होना चाहिए और उस काम को करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। यानी कि एक तो आपकी नियत होनी चाहिए और एक काबिलियत होनी चाहिए। ईरान के साथ सबसे बड़ी जो अभी बात है, जो नेतन्याहू चाहते हैं कि उसकी जो कैपेबिलिटी है, यानी कि उसके न्यूक्लियर एसेट्स, उसके बैलिस्टिक मिसाइल, ये सब उसको खत्म कर दे तो ईरान की कैपेबिलिटी खत्म हो जाएगी। लेकिन क्या कैपेबिलिटी खत्म होना काफी है? बिल्कुल नहीं। ईरान का इंटेंट कब खत्म होगा? जब उसकी टॉप लीडरशिप खत्म हो जाएगी। क्योंकि ईरानी लोग जंग नहीं चाहते। ईरानी लोग बड़े अमन पसंद लोग हैं, अच्छे प्यारे लोग हैं, मोहब्बत करने वाले, प्यार मोहब्बत से रहने वाले लोग हैं। लेकिन इनका जो ये टॉप एशेलॉन है ईरान का, उसने ये जिहाद का राग एक पकड़ लिया है और उसके पीछे उसके पीछे लगा हुआ है जिहाद के राग के। तो इसके ये दैट इज व्हाई नेतन्याहू इज सेइंग कि जब तक खामेनेई को आप नहीं निपटाएंगे ये जंग नहीं खत्म होगी, और उसके बाद एस्केलेशन नहीं होगा, उसके बाद डी एस्केलेशन होगा, सब शांत हो जाएगा। इंटेंट एंड कैपेबिलिटी है दिनेश। इंटेंट एंड कैपेबिलिटी, ये इंटेंट क्या है वो तो इजराइल लगातार दिखा रहा है, और केपेबल है वो ये भी लगातार दिखा रहा है। लेकिन ये लीडरशिप का सफाई मुझे बहुत अच्छे से याद है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब हम लोगों की बातचीत हो रही थी तो आपका और एयर मार्शल श्रीवास्तव लगातार ये कहते रहे थे कि आप वहां टारगेट कीजिए आर्मी की लीडरशिप को, और ये भी तय कीजिए कि वहां बेशक रिटायर हो जाए वहां का जनरल, लेकिन उसको छोड़िए मत, फिर उसके अंजाम तक पहुंचाइए, तब इनको इबरत हासिल होगी। क्या ये बात इजराइल बहुत पहले भांप चुका है? बिल्कुल भांप चुका है, और इजराइल हमेशा से करता रहा है। आपने देखा कि हिजबुल्लाह के मामले में उसने वहां की लीडरशिप खत्म की, हमस के मामले में लीडरशिप खत्म की, हूती की भी लीडरशिप खत्म की, और यहां पर भी पहला निशाना मिलिट्री और साइंटिफिक लीडर्स, न्यूक्लियर जो लीडर्स थे उन पर किया। और ये इतना प्रिसाइज रहा है दिनेश, एक बात आपको जरूर चौंकाएगी कि ये खबर उनकी जो ज़मीनी खबर है, जो मोसाद का ऑपरेशन है, जो उनकी यूनिट 820 है उसका जो ऑपरेशन है, जो उनका साइबर ऑपरेशन है, वाह क्या काबिले तारीफ है। जो जहां होता है वहीं मार देते हैं। ऐसा कभी आपने किसी आर्मी को करते देखा है? निशाना और सिर्फ उतना ही, लीडरशिप को खत्म करते हैं, लॉन्चर्स को खत्म कर दिया, और अब वहां पर न लॉन्च मैकेनिज्म बता है, जैसे गौरव बता रहे थे कि लीडरशिप भी गई, नियत गई, और उसका तरीका भी चला गया। ये बहुत बड़ी बात है। ये भी आप सोचिए कि किसी जगह सिर्फ ये नहीं कि अमुक व्यक्ति किस शहर में मौजूद है, ये नहीं,
किस मोहल्ले में मौजूद है ये नहीं, किस इमारत में मौजूद है ये नहीं, उसके किस अपार्टमेंट में मौजूद है, उसके किस रूम में मौजूद है, और वो टेबल पे बैठा हुआ है या बेड पे लेटा हुआ है, इतना प्रिसाइज। और इसीलिए मोसाद को मोसाद कहा जाता है। कर्नल शैलेंद्र, क्या आप भी ये बात कहेंगे कि इस पूरे मामले में जो एक्सपर्टीज, एक्चुअली एग्जीक्यूशन तो हमको दिखाई दे रहा है, लेकिन वो जो प्लानिंग, वो जो इंटेलिजेंस है, वो असल में इसके पीछे है जो इजराइल को मजबूत बना रहा है। जय हिंद, नमस्कार। देखिए, बड़ी सीधी सीधी बात है, ये हमारे को भी पता है, हमारी आर्मी में भी होता है और हमारे स्पेशली आर्टिलरी में होता है। दुश्मन के ऊपर नुकसान पहुंचाना, उसे चोट पहुंचाना, उसे किल करना, ये अपने आप में एम को कभी अचीव नहीं करेगा। हम बोलते हैं इसे कि इन्फ्लिक्ट सच प्रोहिबिटिव लॉसेस दैट द विल टू फाइट शुड गेट किल्ड। मतलब ऐसे लोगों को निशाना बनाया जाए कि उनके लड़ने की ताकत, उनकी रीढ़ टूट जाए। एक है कि उन लोगों को जिनका आप बोल रहे हैं, जैसे खमैनी हो गए, वो इस कैटेगरी में आ गए जो आपने समझाया। दूसरी कैटेगरी मैं आपको बताता हूं, लेकिन कर्नल साहब, अब तो उस कुर्सी में कोई बैठने से डरेगा जिसको उस कुर्सी में बैठा रहे हैं। मैंने ये, आपने मेरे शब्द छीन लिए, ये गलत बात है, ये बहुत गलत। देखिए, मैं आपको सीधे सीधे बताने यही वाला था। दूसरा होता है कि आर्मी चीफ, तू गया तो पिछले वाला जो है वो गया, तो तीसरा बोलता है जो हाथ ऊपर था वो थोड़ा नीचे हो जाता है कि ये नंबर लगने वाला है मेरा। सो इसको बोलते हैं अगेन, टू विल इज बीइंग किल्ड। एज फार एज ईरान इज कंसर्न, आई थिंक हम इसके ऊपर बात जरूर करते हैं, लेकिन इसको हमें सीख कर करना एक बहुत बड़ी बात। कर्नल साहब जो कह रहे हैं, ये मेजर गौरव आर्य, ये तो अब ये वाली बात हो गई है। कई लोग जो कमांडर इन वेटिंग होते हैं, उनके लिए तो ये मौका होता है कि भाई साहब वो कुर्सी पर जाएं, लेकिन अब तो ये कहेंगे नहीं, हम बगैर कुर्सी के काम कर देंगे, लेकिन आप हमको डेजिग्नेट मत कीजिए। मेजर गौरव आर्य, बिल्कुल बिल्कुल आप दिनेश एकदम सही बात कह रहे हैं। यही चीज जैसा सर ने बताया, मार्शल श्रीवास्तव सर ने बताया, यही चीज हुई थी हमास के साथ, हिजबुल्ला के साथ। जब नसरल्ला मरा तो नसरल्ला की जगह दूसरा आया, उसको भी थैंक यू बोल दिया इन लोगों ने। अब क्या है कि ये पूरा जो एशेलॉन है इनका, ऊपर वाला साफ कर दिया। आज आप चाहे बात करें ये इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर की बात करें, आप इनकी रेगुलर आर्मी की बात करें, आप इनके इंटेलिजेंस सेटअप की बात करें, आप इनके एयर डिफेंस की सेटअप की बात करें, बड़ी सुंदर बात बोली थी सर ने, बड़ी खूबसूरत बात बोली थी कि ये रिफ्यूलिंग कर रहे हैं तेहरान के ऊपर। अब आप समझ लीजिए इस लेवल की एयर सुपीरियरिटी कि ये रिफ्यूलिंग कर रहे हैं। रिफ्यूलिंग इज डन इन सेफ स्काइज। तेहरान के ऊपर रिफ्यूलिंग, इसका मतलब समझ लीजिए कि किस कदर वहां के समझ लीजिए आसमान पर नियंत्रण हो गया है इजराइल का। अगली खबर देख लीजिए, वर्ल्ड वॉर का खतरा और ज्यादा बढ़ गया। G7 देशों का इजराइल को खुला समर्थन। G7 के नेताओं ने कहा है कि ईरान को कभी परमाणु हथियार न मिले, तो वहीं दूसरी तरफ 19 मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ हैं। चीन ने तेहरान में अपने दूतावास से कर्मचारियों को निकाला। ये लीजिए जरा, ये भी देखिए, चीन ने तेहरान में अपने दूतावास से कर्मचारियों को निकाला। ये दुनिया में जो बाकी जगहों पर डेवलपमेंट चल रहे हैं, खासतौर से G7 की तरफ हर किसी की निगाह है क्या चल रहा है कनाडा में। तो लोग देख रहे हैं ट्रंप वहां से क्यों चले जा रहे हैं, लोग ये भी देख रहे हैं कि ट्रंप कुछ बोल रहे हैं, इतने में कनाडा के पीएम आकर कहते हैं नहीं, अब देखिए प्रेसिडेंट के तौर पर मुझको अपनी जिम्मेदारी निभानी दीजिए, उनको बीच में रोक दिया जाता है। एक्चुअली क्या चल रहा है ये लोग जानना चाहते हैं। G7 की बैठक में क्या हुआ और वर्ल्ड ओवर क्या चल रहा है और यहां से क्या इंडिकेशंस मिल रहे हैं, मेजर गौरव? देखिए, ट्रंप तो बीच में निकल लिया है, जैसा आपने शुरू में ही अपने बयान में बताया था कि ट्रंप साहब आए, वहां पे हाय हेलो करा, हाथ वाथ हिलाए, एक दो डील वील शायद उनकी यूके से साइन होनी थी, उसको कर कुरा के ट्रंप ने बोला कि मैं निकल रहा हूं। अब इसका ये है कि ट्रंप ने ट्वीट भी करे हैं, ट्रूथ सोशल पे भी डाला है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। ट्रंप थोड़ा शोमैन किस्म का भी आदमी है। तो नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आता, इमैनुअल मैक्रो ने अगर कोई बात कही थी तो इमैनुअल मैक्रो के ट्वीट को ये कहते हुए कि इनको तो कुछ मालूम नहीं है मैं क्या करने वाला हूं, ये हमेशा गैस कर, ये करने की क्या जरूरत थी उनको? नहीं, देखिए वो टेलीविजन का आदमी है, वो रियलिटी टेलीविजन का आदमी है, आप ये समझिए ना, आप उसका बैकग्राउंड देखिए ट्रंप का। तो ट्रंप यही करता है हर समय की दिखाने के लिए कि आई एम द बॉस ऑफ द रूम, कोई मुझे नहीं भांप पाया, मैं सबको भांप लेता हूं, मैं बताता हूं। अब उसने क्या बोला है, उसने जो ये संदेश दिया है ना कि तेहरान खाली करो, ये कल का संदेश है कि तुम तेहरान खाली करो, ये किसके लिए बोल रहा है वो ट्रंप? ये जो आम लोग हैं उनके लिए बोल रहा है। हो ना हो अमेरिका इज गेटिंग इनटू दिस फाइट। अगर चीजें एक आध दिन में 48 घंटे के अंदर अगर चीजें उस तरीके से पटरी पे नहीं आई जैसे ट्रंप चाहता है, तो हो सकता है कि मैसिव बॉम्बार्डमेंट ऑफ तेहरान। और ये बात ट्रंप भी समझ चुका है, भली भांति परिचित है कि जब तक रिजीम चेंज नहीं होगा मिडिल ईस्ट में शांति नहीं आएगी। ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर की बातें कर रहे हैं कि इंडिया और ये पूरा इकोनॉमिक कॉरिडोर यूरोप का आगे तक मिडिल ईस्ट का ले जाने की बात कर रहे हैं, ये सब ख्याली पुलाव है। ईरान
ये ईरान तो मना कर रहा है, कह रहा है मैं वो बंद कर दूंगा अपने पूरे सी लेन्स। मतलब आप भी यही कह रहे हैं कि खामेनेई के ऊपर अभूतपूर्व खतरा मंडरा रहा है, क्या आप भी यही कह रहे हैं? मैं आपके पास लौटता हूं। भयानक स्तर पर पहुंचा ईरान इजराइल युद्ध, G7 बीच में छोड़कर अमेरिका लौटे डोनाल्ड ट्रंप, जैसा हम आपको लगातार बता रहे हैं। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर रोक जरूरी है, ये ट्रंप ने कहा। तेहरान को फौरन खाली कर दें लोग, तेहरान को फौरन खाली कर दिया जाए। देखिए, पहले दिन जब इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया तो ट्रंप ने कहा नहीं, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, और आज वो कह रहे हैं कि तेहरान को पूरी तरीके से ईरानी लोग खाली कर दें। अगली खबर भी देख लीजिए, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो पर भड़के ट्रंप, मैक्रो को पब्लिसिटी का भूखा कहा। मैक्रो हमेशा गलत ही बोलते हैं, ट्रंप ने कहा। इमैनुअल मैक्रो पर ट्रंप ने कसा था तंज। ट्रंप के G7 बीच में छोड़ने पर कहा युद्ध रुकवाने अमेरिका लौटे ट्रंप। मैक्रो ने ये बात कही तो उन्होंने कहा कि देखिए, मैं सीज फायर के लिए लौट रहा हूं, मेरे पास कुछ दूसरे जरूरी काम है। उनको नहीं मालूम है, वो हमेशा गलत गेस करते हैं। पता नहीं उनको एक राष्ट्राध्यक्ष को यूं नीचा दिखाकर क्या मिला। लेकिन मैं अब इसको बड़े लेवल पर ले जाना चाह रहा हूं। ये कहना कि तेहरान खाली करो ट्रंप का, इसका इशारा क्या है? इसका इशारा यह है कि ट्रंप और नेतन्याहू एक ही पेज पर हैं। नेतन्याहू ने भी यही बोला था, तेहरान खाली करो, तेहरान खाली करो, और तेहरान खाली हो रहा है। तो पहली चीज होती है रेजिम चेंज से पहले जनता में एक विद्रोह का भाव सर, आए। आपको बीच में रोक रहा हूं। हाँ। जब से नेतन्याहू ने कहा है कि टॉप डेथ टू अमेरिका कहने वाला और टॉप में ट्रंप का नाम रखने वाला है ईरान, तो तुम देख लो, तभी से सब कुछ बदला है लगता है। और उसने ये भी कहा कि मैं तो उनका छोटा भाई हूं, मैं तो नंबर 2 हूं, पहले आपको मारने के लिए आ रहे हैं। और ट्रंप को याद आ गई कि इलेक्शन से पहले उनके पर क्या आक्रमण हुआ था, तो ट्रंप ने कहा, और मैक्रोन की थोड़ी सी आदत है दिनेश, अगर कहें आप मुझे कहने दें, कि वो बोलते थोड़ा आउट ऑफ टर्न बोल देते हैं मैक्रोन। हाँ, थोड़ा आउट ऑफ टर्न बोलते हैं, हर चीज में कहते हैं मैं समझौता करा दूंगा, मैं कूद पड़ते हैं। मतलब ट्रंप को ट्रंप जैसा कहीं कोई मिल जाता है, आप ये कह रहे हैं। तो वो थोड़ा हुआ, तो ट्रंप ने बताया हु इज द बॉस। अच्छा, ये समझ जाओ कि मैं बॉस हूं। अच्छा। और अब मैं जा रहा हूं, कोई सीज फायर कराने नहीं जा रहा हूं, मैं तेहरान खाली कराने जा रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब साफ है कि तेहरान के ऊपर अब बड़ी मुसीबत आने वाली है। और खामनेई उधर वो कहते हैं हमारे जो मेजर गौरव को जोड़ना चाह रहे हैं सर आपकी बात पर। या जी, मैं बिल्कुल जो सर की बात है मैं 100% एग्री कर रहा हूं। मैं सिर्फ ये बात एक जोड़ना चाह रहा हूं, सर ने बिल्कुल ये ठीक बात बोली है, सीज फायर से ट्रंप का कोई लेना देना है। ट्रंप बार बार कह रहा है डील, और डील में क्या कह रहा है ट्रंप कि तुम्हारे पास न्यूक्लियर हथियार नहीं हो सकते। सिंपल सी बात है, तुम्हारे पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं हो सकते। न्यूक्लियर वेपन्स के साथ नेतन्याहू ने यह जोड़ दिया है कि तुम्हारे पास उसके साथ डिलीवरी सिस्टम्स भी नहीं हो सकते। तो ये सिर्फ न्यूक्लियर ठिकानों पर नहीं मार रहा है बम, ये इनके बैलिस्टिक मिसाइल के ठिकानों पर भी बम मार रहा है। कि एक तो न्यूक्लियर वेपन है, एक उनके डिलीवरी सिस्टम्स हैं, दोनों को बर्बाद कर दो। और यही ट्रंप भी चाहता है। दे आर ऑन द सेम पेज। सर ने बिल्कुल 100% बात बोली है, सही, आई एग्री विद हिम, दे आर ऑन द सेम पेज। बेंजामिन नेतन्याहू ने यह बात कही है कि न सिर्फ उनके पास न्यूक्लियर हथियार नहीं होने चाहिए, बल्कि उनके पास ICBMs नहीं होने चाहिए, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नहीं होने चाहिए, वेक्टर नहीं होने चाहिए जिसको जो न्यूक को लेकर उड़े। अगली खबर देख लीजिए, प्रतिशोध में इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान। ट्रंप ने कहा हम सिर्फ सीज फायर नहीं, असली अंत चाहते हैं। ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। ये बड़ी बातें हैं जो चल रही हैं, और ये ईरान, मिडिल ईस्ट और वर्ल्ड ओवर जो चीजें हैं उनको किस दिशा में ले जाएंगी। आप इसकी मेगा पिक्चर क्या देख रहे हैं कर्नल साहब? नहीं, देखिए, बड़ी सीधी बात है कि अगर आप चीजों को इवैल्यूएट करेंगे तो आप ये जरूर पाएंगे, ट्रंप एक पार्ट बोलते हैं, नेतन्याहू दूसरा पार्ट बोलते हैं। अच्छा। ट्रंप ने बड़ा क्लैरिटी के साथ कह दिया, और मैं वैसे भी यूएस का इंटरेस्ट बता सकता हूं कि वो हमेशा है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम अगर इजराइल के बाद किसी के लिए है तो वो यूएस के लिए, इसलिए उसको नहीं होना चाहिए। इजराइल बोलता है कि आपके पास ये न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं, न्यूक्लियर चीज ही नहीं होनी चाहिए, चाहे आप एनर्जी के नाम से बात करें, चाहे किसी भी नाम से बात करें, और इसको आपके देश से बाहर किसी भी तरह की मिसाइल सिस्टम से ले जाना अपने आप में हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। जैसे ईरान को यहूदी जमीन के ऊपर एक्सेप्टेबल नहीं है, तो इजराइल को किसी भी हालत में ईरान का कोई भी पार्ट अगर न्यूक्लियर है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। उस न्यूक्लियर ऑब्लिक किसी भी तरह की ICBM को उसके देश से बाहर ले जाने की जो काबिलियत है वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है, और दोनों के दोनों इसी बात पर एग्री कर रहे हैं। ईरान के सांसद महमूद नवाबियान की धमकी भी जरा देख लीजिए। उन्होंने कहा कि अमेरिका को निशाना बनाना बहुत आसान है, इजराइल पर हमला करना जितना मुश्किल है उतना ही ज्यादा आसान है अमेरिका की तबाही। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सैन्य अड्डों, युद्धपोतों को निशाना बनाना आसान है। अब ये क्या बयान है और ये किस तरफ चलाए जा रहे तीर हैं मेजर गौरव? देखिए, ये गीदड़ भभकी है।
आपने देखा था जिस तरीके से उनकी टीवी एंकर जो बैठी थी बीच में, हाँ वो कह रही थी हम कभी नहीं झुकेंगे, हम कभी नहीं छोड़ के भागेंगे, बम गिरा भगली। हाँ। ठीक है, फिर थोड़ी देर के बाद उसको लोगों ने, पीसीआर ने बोला कि मैडम वापस आ जाओ, खतरा टल गया, फिर वापस आई मैडम, तो लोगों ने बोला बड़ी बहादुर है। देखिए ये सब इनके बयानबाजी कर रहे हैं ये लोग। एक बयानबाजी आपको पता है पाकिस्तान ने भी करी थी कल, जिसके बारे में हम लोग आपकी शो में डिस्कस कर रहे थे। पाकिस्तान ने बोला कि हम न्यूक्लियर मार देंगे, फिर जब बोला अच्छा तुम मार दोगे, कह रहा मैं मजाक कर रहा हूँ। तो ये सब देखिए, ये सब कोरी बयानबाजी है, इनको भी पता है। ट्रंप ने पहले दिन क्या बोला था, तुम्हें इजराइल के साथ जो करना है करो, अगर तुमने अमेरिकन एसेट्स या तुमने अमेरिकन पे हमला करा फिर देख लेना, तुम फिर देखना। और अगर ये करते हैं ऐसी बेवकूफी अमेरिका को छेड़ने की, तो इस बार ट्रंप और नेतन्याहू दे आर एब्सोल्युटली ऑन द सेम पेज। कौन से सेम पेज है? नंबर 1, दे विल नॉट हैव, ईरान विल नॉट हैव एनी न्यूक्लियर वेपन्स और न्यूक्लियर एनीथिंग फॉर दैट मैटर। अरे ईरान को तो पहला न्यूक्लियर रिएक्टर अमेरिका ने दिया था 60s में। 5 मेगावाट की जनरेशन इलेक्ट्रिसिटी के लिए अमेरिका सप्लाइड द रिएक्टर। उसको क्या पता था कि बाद में चल के वहां पे 1979 में रेवोल्यूशन हो जाएगा और ये जितने भी पागल हैं ऊपर आके ये सब लोग हथियार बनाना शुरू कर देंगे। दैट वाज नेवर द इंटेंट। बहरहाल ये सीधी सीधी बात है, ये जाने वाले हैं बहुत जल्दी। ये जो धमकियां दे रहे हैं ना, दे आर ऑल गोइंग, ये सब के सब जाएंगे। आपने कहा मजाक कर रहा था, वो आपने भोपाल से उठाकर दिया था। AQ खान गए भी वहीं से थे और वहां से हो सकता है वहां जब तक रहे सद्बुद्धि रही होगी, लेकिन वहां जाने के बाद तो वो क्या करने लगे आपको मालूम है। उन्होंने ये सीखा किसने, जो बड़ी बड़ी बातें बोलना, क्या ये पाकिस्तान से ईरान गया है, ईरान से पाकिस्तान आया, ये भी जरा बताइएगा। लेकिन इजराइल के अटैक से धुआं धुआं हुआ तेहरान। ये खबर देखिए, तेहरान के आसमान में चारों तरफ धुआं दिखा। इजरायली हमलों में अब तक 224 की मौत हो चुकी है। तेहरान में सबसे ज्यादा हमला कर रहा है इजराइल। तेहरान पहचानने लायक रहेगा क्या कुछ दिनों बाद, ये भी एक बड़ा सवाल है। ईरान के टीवी स्टूडियो पर इजरायली अटैक, जिसका जिक्र अभी मेजर गौरव कर रहे थे, न्यूज पढ़ते वक्त हुआ मिसाइल अटैक, और उस समय वो मोहतरमा यही कह रही थी हम किसी से नहीं डरते, और स्टूडियो छोड़कर भाग खड़ी हुई। इजराइल ने दी थी स्टूडियो खाली करने की चेतावनी। इजराइल ने पहले ही कहा था ये प्रोपेगेंडा, ये जो चैनल है यहाँ का, ईरान का, यहाँ पर ये प्रोपेगेंडा मत चलाओ। ये देखिए, ये जैसे ही वहां पर करीब एक मिसाइल गिरी, ऊपर से कुछ झड़ता हुआ सा दिखाई दे रहा है, उसके बाद मैडम चल नहीं वहां से, और कहते हैं पता नहीं, मेजर साहब ही बता रहे हैं कि थोड़ी देर बाद वापस लौटी। हाँ, ये वापस लौटी थी थोड़े समय के बाद। और ऐसा मैंने सुनने में आया है कि इसकी पाकिस्तानी मीडिया में बड़ी तारीफ हुई है कि देखो कितनी बहादुर हो रहा था। अब पता नहीं लौटी कि नहीं लौटी, वहां पे भी आप जानते हैं फेक न्यूज फैक्ट्री है। हाँ। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ये सारे के सारे, ये देखिए ये भाग रही है। ये ऐसी करते हैं ये लोग, ये ऐसे ही करते हैं। पहले बड़ी बड़ी बातें बोल देंगे, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, हम बर्बाद कर देंगे, फिर किसी ने हल्की सी हूल दी, सब भगे वहां से। पाकिस्तानी तो ऑल्सो लाइक दिस। आपने नहीं देखा पाकिस्तानियों को, वो भी यही करते हैं, हम मार देंगे न्यूक्लियर मिसाइल टेल अवीव ये वाला पे। आर्ट किसने किससे सीखा है? मुझे नहीं, इस आर्ट के जो फादर है वो तो पाकिस्तान ने तो ये पूरी कोशिश की कि ये कला उनके देश से बाहर जानी नहीं चाहिए, चली कैसी गई? चले, वो न्यूक्लियर सीक्रेट है भाई साहब। अच्छा, अगली खबर देख लीजिए। ईरान को पाकिस्तान ने दिया धोखा, ईरान को नहीं दी जाएगी एटमी सहायता। इशाक डार ने कहा, संसद में पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार का बयान। ईरानी जनरल ने किया था दावा, अगर इजराइल ने ईरान पर परमाणु हमला किया तो पाकिस्तान भी इजराइल पर परमाणु हमला करेगा। ईरान के एक जनरल्स को कोट करके कि जी पाकिस्तान ने ये कहा है कि अगर इसराइल ने हमारे ऊपर न्यूक अटैक किया तो पाकिस्तान इसराइल के ऊपर न्यूक्लियर हमला कर देगा। ये इतनी ये गैर ज़िम्मेदाराना और इतनी झूठी खबर है। ये जब आप सुन रहे हैं, ये इतने बड़े लतीफे की तरह सुनाई दे रहा है कि पेट में हंसते हंसते बल पड़ रहे हैं। मेजर गौरव, ये कुछ दिनों में कहीं किसी ऊंची जगह पर खड़े होकर चिल्लाने लगे, कसम खुदा की झूठ बोला ईरान ने। नहीं बिल्कुल, देखिए ये क्या है, ये बोल देते हैं पाकिस्तानी, लाहौरी खासतौर से, इनके ब्लड में है गोलीबाजी। ये बोल देते हैं कि हम चिंता मत करिए, हम इस्लामी बिरादर मुल्क हैं और हम आपके लिए जान दे देंगे और खड़े हैं वगैरह। लेकिन ये कंफ्यूजिंग सिग्नल्स क्यों आ रहे हैं मेजर? वो देखिए उधर वो क्या कह रहे हैं, वो नवाज शरीफ कह रहे हैं नहीं वो हमारा बिरादर है और हमको खड़ा होना चाहिए, उसके साथ पूरे तौर पर ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। इधर ये देख लिया आपने, ये क्या जानबूझ के ड्रामा चल रहा है क्या पाकिस्तान में? इनका बिरादर खड़ा नहीं, इनका बिरादर पड़ा है। उसका मार मार के नेतन्याहू ने हलवा बना दिया, सारे इनके आर्मी चीफ निपटा दिए, जितने भी 2 आ रखे हैं, तीसरा आएगा उसको भी निपटाएगा। ये ऐसे ही ये पाकिस्तानी, देखिए पाकिस्तानी बोल देते हैं क्योंकि इसके पीछे भी स्ट्रेटजी है बहुत। दे हैव टू सैटिस्फाई द कॉमन पीपल ऑफ द स्ट्रीट। जो आम पाकिस्तानी सड़क पे चलता है वो तो चाहता है जिहाद जिहाद जिहाद, तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए देखो हम मार देंगे यहूदियों को बम। अब पता है क्या बोल रहा है
इशाक डर ये कह रहा है कि हाँ, हो सकता है कि एआई जनरेटेड हो, ये भी हो सकता है कि एआई जनरेटेड हो। इन्होंने नहीं, वैसे इन्होंने देखिए इन्होंने क्या बोला दिनेश, मैं माफी चाहूंगा, बस 30 सेकंड लूंगा। हाँ। इन्होंने ये बोला कि साहब हम ईरान के साथ खड़े हैं, ईरान हमारा मुस्लिम बिरादर मुल्क है, हम जान दे देंगे, सर कटा देंगे ईरान के लिए, उसके साथ खड़े हैं, बताओ क्या ठीक करना है। है। और जैसे ही ईरान में लड़ाई हुई, भाइयों ने सबसे पहले अपना बॉर्डर बंद कर दिया कि कोई ईरानी बेचारा भाग के पाकिस्तान ना आ जाए। अब बताइए, अपना बॉर्डर बंद कर ये दिया इन्होंने अपना जो सरनेम है मुझको लगता है चरितार्थ कर रहे हैं। इशाक डर आप इनको बुलाते हैं, डार की जगह डर बुलाते हैं, मेरे को लगता है वो दिखाया इन्होंने। पाकिस्तान के एटम बॉम्ब पर पूर्व पीएम नवाज शरीफ का बड़ा बयान। पाकिस्तान के एटम बॉम्ब जंग के लिए नहीं है, नवाज शरीफ ने कहा। पाकिस्तान के एटम बॉम्ब शांति के लिए हैं, शरीफ ने कहा। हालांकि नवाज शरीफ ने कहा कि ईरान पर इजराइल ने ज्यादती की है। ये दो तरह की बातें कर्नल साहब क्या है, ये शांति के लिए है। एज फार एज जो शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब कुछ बोलते हैं ना, वो बड़ा सीरियस मामला होता है। सर सुन लीजिए ना, देखिए क्या कह रहे हैं, आपकी बात मैं लेता हूं, सुन लीजिए जरा। हाँ सुनाइए। पाकिस्तान आज एक एटमी मुल्क है और हम खुदा न खास्ता इसको कोई जंग के लिए अपने आप को एटमी कुव्वत नहीं बनाया, बल्कि पीस के लिए बनाया है, अमन कायम रहे और दुनिया में अमन कायम होना चाहिए। और जो इसराइल ने भी ज्यादती की है ईरान के ऊपर। मुझे याद है कि जब लोग नौकरी ढूंढने शहरों की तरफ आते हैं सर, तो बहुत सारे लोग जिनको नौकरियां नहीं मिली तो जरूर बताते हैं कि हमारी बहुत जमीनें हैं, बहुत खेती बाड़ी है। ये एटमी मुल्क है, एटमी मुल्क है, और फिर शांति के लिए क्या बताना चाह रहे हैं? नहीं देखिए, बड़ी सीधी बात है। 10 तारीख से पहले तो ये बड़ा एग्रेसिव बम था। हाँ, इस्लामिक बम था। हाँ, सब जगह अवेलेबल था। हाँ, हमास के लिए भी अवेलेबल था। ये 6 से 10 के बाद से ये पॉलिसी चेंज कब हुई? ये नई डॉक्ट्रिन कैसे आ गई? अब ये इसके दो ही रीजन हो सकते हैं। देखिए, शांति वाली बात, जो बम है या तो वो बम रहा नहीं, या वो बम की जगह नहीं रही, कुछ तो हुआ है। नहीं तो पाकिस्तान में बम के ऊपर तो जनाब सबसे बड़ी फक्र की बात थी, और आज शांति का बम बन गया, और ऊपर से वो अब जनरल साहब की बारी आ गई। शालीन जब बोल रहे हैं, पहले तो चौक को बस सजाने के लिए रखे थे। हाँ। रेल मंत्री, जेल मंत्री, तेल मंत्री सभी बोलते थे, सब बोल रहे थे कि चौकों पे सजाने के लिए नहीं है, हाँ, हमारे दिखाने के लिए नहीं है, पाव पाव भारी। लेकिन अब वो कह रहे हैं हाँ सजाने के लिए है, अब सजाने के लिए है। नहीं नहीं नहीं। और दूसरी बात मुझे एक चीज और लग रही है कि ये शांति का प्रतीक तो कबूतर होता था। ये शांति हमारे बम शांति के लिए, मतलब क्या कबूतर रखे हैं क्या वहां पर? यही मैं कह रहा हूँ, बम कुछ नहीं, कबूतर है। सर तो कब से बोल रहे हैं, 1 महीने से सर यही तो बात बोल रहे हैं कि इनके चलने नहीं वाले फ्रॉड है सबका सभी। नहीं, मैं ये नहीं बोलना चाह रहा था, मैं ये नहीं बोलना चाह रहा था गौरव, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था 6 तारीख से 10 तारीख के बीच में ऐसा क्या हो गया कि ये बम शांति का बम बन गया? हाँ, ये शांति का बम क्यों? कनेक्शन है। ये शांति पहली बार इवन नवाज शरीफ बोल रहे हैं कि ये शांति का बम है। उधर मिस्टर गौरव आर्य आपकी बात पर ताली बजा रहे हैं। अमेरिका में असीम मुनीर का जबरदस्त विरोध हुआ है, जरा देखिए फील्ड मार्शल साहब का क्या इस्तेकबाल हुआ है वहां। वॉशिंगटन में पाकिस्तान दूतावास के पास विरोध, पाकिस्तान मूल के लोगों पर विरोध प्रदर्शन। मुनीर को इस्लामाबाद का कातिल बताया, सुनिए, मास मर्डरर, शेम ऑन यू। Asim Munir is here, as you can see. Shame! Shame on you! Shame on you! Shame! Free Pakistan! Civilian supremacy in Pakistan! Shame on you! 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 कई जगह तो हमको बीप लगाना पड़ रहा है और वो एस्ट्रिक वेस्ट्रिक लगा के काम चलाना पड़ रहा है। आपको मालूम है कि वहां पर कोई गाली दी गई है। अब आप सोचिए, असीम मुनीर, नहीं मैं बताऊं क्या गाली दी? नहीं रहने दीजिए, फैमिली शो है। लेकिन ये मेजर गौरव आर्य, ये पहले तो उसमें सुनाई देता है ये आ रहे हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये बहुत इज्जत अफजाई की जाएगी, बड़ा उनको, और उसके तुरंत बाद ये शुरू हो जाता है और कहा जाता है कि मास मर्डरर हो तुम वहां पर जनता की चलने दो, सेना की मत चलाओ। अरे साहब, ये जो इशाक डर जिसके बयान का आप हवाला दे रहे थे, उसको भी तो चोर 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 जब वो जाता है कहीं पे, हाँ, जब नवाज शरीफ जाता है उसको भी चोर चोर। ये सारे के सारे ऐसे हैं कि पाकिस्तानी इनसे त्रस्त हैं। इनको इंडियंस नहीं चाहिए कि इंडियन वहां पे किसी को जाके ट्रोल करे। पाकिस्तानी कहते हैं भाई आप घर पे बैठ के चाय पियो, हम बहुत हैं, हम संभालते हैं आसिम मुनीर को। ये आसिम मुनीर को खुले गरिया रहे हैं और आसिम मुनीर को खुला चैलेंज कर रहे हैं, और वो चुपचाप शीशे ऊपर करके, काले शीशे। अब देखिए
मैं कंपेयर नहीं कर रहा, पर दूसरे देश के जब लीडर्स जाते हैं या कोई बड़ा आदमी जाता है तो रुकते हैं, गाड़ी से नीचे उतरते हैं, पब्लिक से मिलते हैं, वेव करते हैं, फोटोग्राफ खींचते हैं, हाथ वाथ मिलाते हैं लोगों से कि आप हमारे इस्तेकबाल के लिए आए हैं। इसको तो गाली देने के लिए आए हैं। इसके वेलकम के लिए कौन आ रहा है आसिम मुनीर के? कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। काले शीशे वाली गाड़ी में बैठ के भाई चुपचाप से बेसमेंट में चला गया है और पाकिस्तानी इसको गालियां दे रहे हैं, मास मर्डर। और ये सारे के सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, क्योंकि इमरान खान को इसने जेल में डाल रखा है। सो दैट इज व्हाई द प्रोटेस्ट आर हैपनिंग। तो ये गए थे वहां पर, देखिए बड़े चौड़े होकर के हमको बुलाया गया है और वहां पर अमेरिका के अंदर पाकिस्तानी जो मौजूद हैं वो अपने फील्ड मार्शल को किस तरीके से वेलकम कर रहे हैं मैंने आपके सामने रखा। बड़े सैन्य ऑपरेशन की तैयारी में जुटा अमेरिका। अगली खबर, यूरोप में अमेरिकी सैन्य टैंक की हलचल बढ़ी। पूरब की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं टैंक और एयरक्राफ्ट। बड़े सैन्य ऑपरेशन की हलचल के तौर पर इसको लिया जा रहा है। बड़े सैन्य ऑपरेशन में क्या हो सकता है? यूरोप में अमेरिकी सैन्य टैंक, अमेरिकी सेना के जो टैंक हैं, जाहिर है नेटो की बात हम कर रहे हैं, पूरब की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। क्या मतलब ये, क्या थोड़ी और मदद दी जा रही है? क्या हो रहा है यूक्रेन को? मदद नहीं दी जा रही है। अब मुझे लगता है, मैं इसका दूसरा निकालूंगा दिनेश पहलू। अब ये लगता है कि सब दोनों पार्टीज थक चुकी हैं। इधर वाले थक चुके हैं कि मैक्रोन के ऊपर देखा आपने कैसा अटैक किया ट्रंप ने। तो इसका ये मतलब है कि मैक्रोन के साथ कोई ज्यादा वो चल नहीं रहा है। मैक्रोन ही कह रहे थे नहीं हमें जाना चाहिए, हमें मदद करनी चाहिए। 3 लोग इन्वॉल्व है ना, फ्रांस, जर्मनी और यूके। यही लोग चाहते हैं, यही चाहते हैं कि आप यूक्रेन को देते रहिए। ट्रंप ने कहा युद्ध रोको। अब ये जो मूवमेंट हो रहा है ये सिर्फ ये हो रहा है कि ये बाउंड्री लाइन है, इसके अंदर मत आइएगा। शायद रशिया को भी बताया जा रहा है कि आप इसके अंदर मत आइएगा। लेकिन लोग तो ये सोच रहे थे कर्नल साहब कि ये असल में ब्लॉक, अगर किसी को लो ना ब्लॉक के तौर पर आप मानो तो केवल वेस्टर्न कंट्रीज हैं। क्या दिख रहा है वो ब्लॉक है क्या? नहीं, देखिए वैसे मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं कि यूरोपियन यूनियन कभी भी यूएस को लाइक नहीं करता। ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं और उसका प्रूफ दे देता हूं। दिल्ली में यूरोपियन यूनियन कम से कम मेरे साथ 5 कॉन्फ्रेंस कर चुका है और उसमें मेरी जिम्मेदारी सिर्फ ये होती है कि कोई भी यूएसए का बंदा अंदर ना आ जाए। और उसके अंदर जितने डिस्कशंस होते हैं वो सिर्फ इस बात पर होते हैं कि किस तरीके से यूएसए की दादागिरी उन्हें मंजूर नहीं है। तो डिफरेंस तो है और आज से नहीं है, काफी टाइम से है। और इसीलिए यूरोपियन यूनियन अकेला इंडिया की तरफ हमेशा देखता है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये एक वो कंट्री है जो कि अपने आप खड़े होकर अपनी लकीर ऊपर कर कर बोलने को राजी है कि अगर यूएस तुम्हारे कहने से मुझे रशियन ऑयल नहीं खरीदना है तो मैं रशियन ऑयल खरीद रहा हूं। अगली खबर देखिए, इजराइल के साथ जारी युद्ध के बीच ईरान का बड़ा दावा। इजराइल का चौथा F-35 प्लेन मार गिराया। ईरान ने कहा तबरिज के पास इजरायली F-35 फाइटर जेट को मार गिराया। इससे पहले ईरान ने 3 इजरायली F-35 गिराने का दावा किया था। एक बात बहुत अच्छी कही थी एयर मार्शल पीके श्रीवास्तव ने, ये हवाई जहाज गिराने के दावे वो कर रहे होते हैं जो हार रहे होते हैं, जिनको अपना अंत दिखाई दे रहा होता है, उनको फेवर में रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा होता वॉर का। इसलिए हमने ये मार गिराया, वो मार गिराया, यहां मार दिया, ये छोटा छोटा बताकर किसी तरह अपने फौज का मनोबल ऊपर रखने की कोशिश करते हैं। असल में जो जीत रहा होता है वो तुझपुंजिये तरीके से ये नहीं बताता हमने ये मार गिराया, वो मार गिराया, इनका ये जहाज मार गिराया। ये एक बड़ा कंपैरिजन ये वाला भी है पाकिस्तान के साथ, मेजर गौरव आर्य। नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और देखिए, जब इजराइल ने ऑपरेशन करा, भारत, आपने ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन राइजिंग लायन की एक और सिमिलैरिटी, बिल्कुल आपने जो बात करी है उसी को आगे ले जा रहा हूं दिनेश। आप ये देखिएगा कि जब हमने पाकिस्तानी इलाकों पे, खासतौर से जो टेररिस्ट बेसिस थे, जब वहां पे हमने बम मारे थे तो पाकिस्तानियों ने उसका प्रूफ दिया था, हमें प्रूफ देने की जरूरत नहीं थी, राइट। इसी तरीके से जब इजराइल मार रहा है तो वहां पे ईरान करा रहा है और बोल रहा है कि हमारे आर्मी चीफ को मार दिया, दूसरा वाला था उसको भी मार दिया, ये IRGC के हेड को मार दिया, एयर डिफेंस के हेड को मार दिया। इजराइल बाद में बोल रहा है, पहले ईरान चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है। तो ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये इसका दूसरा पहलू ये भी है। और चुटपुंजी खबरें कि हमने उसके 2 F-35 मार दिया। अच्छा, उससे क्या होगा? मैं कह रहा हूं चलो मानते हैं तुमने मार दिया, जो कि झूठी खबर है, पर मान लो तुमने मार दिया। अच्छा, फिर क्या होगा? अगर तुमने F-35 मार दिया तो फिर क्या होगा? बेसिकली जो वॉर का पॉलिटिकल एम है, क्या वो पूरा हो रहा है कि नहीं? बिल्कुल। हथियार कल कोई बोलेगा जी मैं राइफल फायर कर रहा था, मेरी राइफल खराब हो गई, या तो दूसरा देश बोलेगा कि भाई हमारी बहुत बड़ी जीत है कि दुश्मन की राइफल खराब हो गई। ये कौन सी बात होती है? इट्स अ वेपन। एट्रिशन के बारे में हवाला वो देते हैं जो हार रहे होते हैं, वरना जंग का आउटकम क्या है उसके बारे में चर्चा होती है जीतने वाली की तरफ से। ईरान में मोसाद की ड्रोन फैक्ट्री का खुलासा आ रहा हूं सर। ईरान ने किया फैक्ट्री ध्वस्त करने का दावा। तेहरान और अल्बरोज में, ये मैं ठीक पढ़ रहा हूं, अल्बरज में 2 संदिग्ध गिरफ्तार।
200 से ज्यादा 200 किलोग्राम से ज्यादा का विस्फोटक यहां से बरामद हुआ है। 23 ड्रोन के पुर्जे, लॉन्चर, अन्य उपकरण। मतलब न तो वहां ऐसी जगह छोड़ी जा रही है जहां इन्होंने किसी तरीके की मिसाइल रखी है, न ऐसी जगह छोड़ी जा रही है जहां किसी तरह का ड्रोन रखा है, और बाकी जगह जहां न्यूक्लियर वाली बात हो रही थी उन जगहों का क्या हाल किया है उसने भी। मतलब क्या ईरान आज से 10 दिन बाद 15 दिन बाद क्या देख रहे हैं एयर मार्शल साहब? देखिए, ईरान 10 दिन से पहले ही घुटने टेक देगा, उसकी बातचीत चल चुकी है दिनेश। अच्छा। ये जो 4 रफाल और 4 F-35 मारने की बात हो रही है ना, हाँ। आपने उसके बाद क्या देखा था? हाँ। उसके बाद सरेंडर देखा था। सरेंडर देखा था ना, सरेंडर देखा। तो वही ट्रंप का कॉल आएगा। सब जगह गुहार लगा रहे हैं कि भाई युद्ध बंद कराओ, चारों तरफ गुहार लग रही है। और ये F-35 तो ये किस सूरत में होगा? क्या ईरान ये कहेगा लाओ हम दस्तखत करते हैं? दस्तखत करेगा? कर्नल साहब देखिए ऑलरेडी ईरान ऑफर कर चुका है यूएस को कि हम आपके साथ बात करने को तैयार हैं। ऑलरेडी स्टार्ट हो और गया। उसने ये भी कह दिया है कि हम न्यूक्लियर डील के सर बारे में आगे बात बड़ी करने जा रहे ब्रेकिंग हैं। इंतजार कर रही है, रुकिए आता हूं आपके पास। ईरान इजराइल युद्ध को लेकर बहुत बड़ी खबर। ईरान चाहता है कि ट्रंप करा दे सीज फायर। कतर, सऊदी, ओमान से लगाई गुहार। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियान ने कहा ये ट्रंप से कहो नेतन्याहू को समझाएं। आ गए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, आ रहे हैं सीधे सीधे समझाओ वाली बात में। ये अगली ब्रेकिंग लगाइए, नेक्स्ट लगाइए। FATF ने पाकिस्तान की कसी नकेल। पहलगाम हमला बगैर आतंकी फंडिंग के संभव नहीं है। गुड मॉर्निंग। चलिए आपको भी समझ में आई ये बात। FATF ने कहा ऐसे हमले सिर्फ बंदूक बारूद से नहीं होते, अटैक के पीछे फाइनेंशियल नेटवर्क होता है। FATF ने कहा। गौरव साहब ये चलिए गुड सेंस प्रिवेल करता लग रहा है। नहीं, आपको ये नहीं पता कि पाकिस्तान में इस खबर को कैसे एनालाइज कर रहे हैं। हाँ। पाकिस्तान, हम लोग ये कह रहे हैं ना कि FATF और FATF के हम बयान को प्रॉपर बता रहे हैं कि FATF ने ये बोला, FATF ने जो ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज करा है तो उसका हवाला देके बात कर रहे हैं। तो वहां पे ख्वाजा आसिफ साहब ये ट्वीट कर रहे हैं कि देखो भारत की डिप्लोमेसी फेल हो गई। वो चाह रहा था, वो और इजराइल दोनों का नाम लिया उन्होंने कि इजराइल और भारत की ये साजिश थी कि हमें ग्रे लिस्ट में डाल दें, और ये ग्रे लिस्ट में नहीं डाल पाए तो हम भारत से जीत गए। अब ऐसे पैदल आदमी से आप क्या बात करेंगे? ये ऐसे लोगों से वाकई आप ठीक कह रहे हैं। और बल्कि एक और महत्वपूर्ण बात है, उसका जिक्र आगे करूंगा। ईरान के हमलों के बीच में तेल अवीव से बड़ी खबर। इजरायली मिसाइल, सर बीच में रोक रहा हूं, माफ कीजिएगा। इंटरसेप्टर में बड़ी गड़बड़ी। इंटरसेप्टर का मिसाइल तेल अवीव में ही गिर गया। ये देखिए, यहां पर वो तस्वीर भी आपके सामने रख रहा हूं। तस्वीर देखिए और ये खबर देख लीजिए। एक बार फिर से आपके लिए दोहरा रहा हूं। ईरान के हमलों में के बीच तेल अवीव से ये खबर है, इजरायली मिसाइल इंटरसेप्टर में बड़ी गड़बड़ी। इंटरसेप्टर का मिसाइल तेल अवीव में ही गिर गया। मतलब वो जो काउंटर चलाया था इधर से, वो बीच में ही गिर गया। देखो दिनेश, हाँ। जब इतने सारे चल रहे हैं, हाँ। उसके बीच में वन ऑफ फेल्योर हम उसको बोलते हैं, हाँ। वो प्रोबेबिलिटी होती है, हो सकता है। अच्छा। वो युद्ध में जीत या मात की चीज नहीं तय करता है। हाँ। जीत उससे होती कि जो आपका पॉलिटिकल एम था। लेकिन सर हम उनकी टेक्नोलॉजिकली सुपर पावर होने का बात वही तो बात करते है, हैं। जो सुपर पावर होता है उसकी इतनी जिम्मेदारी रहती है कि अगर छोटा सा भी बिंदु लग जाए, कहते हैं लिखिए देखिए सचिन तेंदुलकर 98 पे आउट हो जाए तो लोग देखिए करते हैं, वो वाली बात है। लेकिन आप ये जो हम वो कह रहे हैं, हामिद मीर एक चीज कह रहे हैं कि अभी अगर ईरान की तरफ से ध्यान हटा इजराइल और भारत का, वो भारत भी जोड़ रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान का नंबर आएगा। मेजर गौरव आर्य, ये दूर की कौड़ी कहां से लाए हैं हामिद मीर? ये देखिए, ये डर अच्छा है, पहली बात। हाँ। दूसरी चीज ये है कि मैं तो कह रहा हूं, देखिए दे आर रोग रेजिम्स। ईरान भी रोग रेजिम है, पाकिस्तान भी रोग रेजिम है। और जो नेतन्याहू ने पाकिस्तान के साथ करा, कहीं ना कहीं भारत को ना वैसा ही पाकिस्तान के साथ करना होगा। और भारत ने एक ट्रेलर दिया भी है इसका। मैं तो डे 1 से कहता चला आया हूं वेरियस प्रोग्राम्स में कि भैया देखो, जब तक आप पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप को टारगेट नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। रोग का इलाज वही है। अगली खबर दिखा देता हूं मेजर गौरव आर्य। रूस यूक्रेन जंग में इस वक्त की एक बड़ी खबर देख लीजिए। रूस के अटैक से कीव में बड़ी तबाही। रूस ने ड्रोन बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया। कीव में 14 की मौत, 40 लोग घायल। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मेगा पिक्चर भी आपको देखना बड़ा जरूरी है। कुल मिलाकर क्या हो रहा है वर्ल्ड में, एक लाइन में एनालिसिस क्या दिखाई दे रहा है महीने भर बाद विश्व की स्थिति, मेजर गौरव आर्य? देखिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि चीजें सुधरने से पहले एक बार और बिगड़ेंगी। चाहे शांति की गुहार, चाहे सीज फायर की गुहार लगा रहा हो ईरान,
ईरान में और आग लगना बाकी है, क्योंकि एम पूरे नहीं हुए। एक लाइन में आपने कहा अभी स्थिति और बिगड़ेगी सुधारने के पहले, आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल सही है, यही एक होगा। बार जब तक वो कहते हैं ना, हाँ। अशांति और तूफान आना जरूरी है, शांति के लिए कुछ मतलब ये किस हद तक बिगड़ेगी कर्नल साहब? कितना बिगड़ जाएगा सुधारने के पहले? नहीं, देखिए, जब बिगड़ने की वाली बात आती है ना, आप सुधारेंगे तो जब बिगड़ेगा। अब जब बिगड़ेगा तो ट्रंप के लेवल पर ज्यादा बिगड़ेगा, तभी तो कुछ सुधरेगा। वो इंटरफेयर कैसे करेगा? मतलब किसी बड़े के बिगाड़े कुछ बहुत बड़ा बिगड़ेगा, तब जाकर बहुत बड़ा सुधरेगा। तो उधर ट्रंप कह रहे हैं, नाम लिया जा रहा है, इधर भारत अपनी भूमिका निभा रहा है विश्व के लिए सकारात्मक। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से इस बात को दोहराया है साइप्रस में। आप जानते हैं कि ये युद्ध का वक्त नहीं है। बहुत धन्यवाद करता हूं आप सभी मेहमानों का हमारे साथ आज चर्चा में जुड़ने के लिए। आज प्रतिशोध में इतना ही।